10 का विज्ञान की 8वां पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीव जन्म कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जन्म कैसे करते हैं, इसको इस चैप्टर को हम आज कराएंगे। आप सबसे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, लगातार देखते चलिए। तो जीव जो जनन है वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो जीवों को पृथ्वी पे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, यानी यदि पृथ्वी पर जीव को रहना है तो जनन एक आवश्यक क्रिया है। ठीक है, तो जनन प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा। लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी नर यानी हम कह सकते हैं शुक्राणु और मादा यानी अंडाणु। नर से निकलता है शुक्राणु युग्मक और मादा से निकलता है अंडाणु युग्मक। इन दोनों के मिलने से ही शिशु का विकास होता है। तो ये हो गया जनन प्रक्रिया, लैंगिक जनन प्रक्रिया, जिसमें नर और मादा यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से नए संतति यानी नए संतान की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अब आते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक एकल जनक होता है, यानी एकल जनक मतलब क्या होता है, सिर्फ एक जन्म देने वाले सिर्फ एक रहेंगे। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, एकल जनक होता है, या तो नर या तो मादा, दोनों में से कोई एक अपने संतति यानी अपने जैसे जीव को जन्म दे सकता है। जैसे कि अमीबा जो होता है वो एकल जनक यानी सिर्फ ये एक ही होता है, या तो नर या तो मादा। तो ये क्या करता है, अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन में अनेक प्रकार से जन्म दिया जा सकता है, जैसे कि विखंडन, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासन इत्यादि। आगे हम देखेंगे कि जो एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। एकल जीव प्रजनन विधि किसमें होता है, वैसे जीव जो अलैंगिक जनन करते हैं उसमें एकल जीव मानते हैं उसको हम, यानी वो एकल जीव जो है वो प्रजनन करेगा। तो इसको आप सीधे तौर पे कह सकते हैं अलैंगिक की विधियां, यानी वैसे जीव जो अलैंगिक जनन करते हैं उसमें भी मैं पहले बोल चुका हूं कि अलग अलग तरीके से करते हैं, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं, उसको लैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक युग्मक रहेगा तो उसको अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि विखंडन। ठीक है, विखंडन, तो विखंडन के बारे में हम जानेंगे। विखंडन किसको कहेंगे आप लिख सकते हैं, हम इसको बोल रहे हैं, परिभाषा नहीं लिखेंगे, सीधा आप समझते चलिए और अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। एक कोशिकीय जीव जिसमें कोशिका विभाजन अथवा टुकड़ों के द्वारा जीव अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं उसे विखंडन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, विखंडन क्या है, एकल कोशिकीय जीव जो कोशिका विभाजन या विखंडन के द्वारा यानी टुकड़ों में बटकर अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हो उसे हम कहते हैं विखंडन। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बताया था कि अमीबा जो जीव होता है, ये विखंडन के बारे में बता रहे हैं आपको। विखंडन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, यानी इसमें कोशिका विभाजन जैसे आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, ये दो भागों में बंटने लगता है, केंद्र दो भाग में विभाजित होगा और ये जो है दो नए अमीबास बन जाएंगे, दो नया अमीबा बनेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं विखंडन विधि, यानी एक जीव जो है खंडित होकर के टुकड़ा में बट करके दो जीव में विभाजित हो जाता है, उसे कहा जाता है विखंडन। जैसे कि अमीबा और प्रोटोजोआ। एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो आप इसका सीधा उत्तर दीजिएगा विखंडन। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रोटोजोआ में किस विधि द्वारा जन्म होता है, तो आप इसका सीधा उत्तर दीजिएगा विखंडन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगी। अब अगला टॉपिक, अगला है खंडन विधि। खंडन विधि में क्या होता है कि जो वैसे बहुकोशिकीय जीव जो टुकड़े विभाजित होकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं,
कहने का तात्पर्य कि ये एक जीव है जिसको हम कहते हैं स्पाइरोगाइरा। ये क्या है? स्पाइरोगाइरा है जो खंड में यानी टुकड़ों में विभाजित होकर नए नए जीव की उत्पत्ति करेगा। ये अगर 3 खंड में विभाजित होता है, 3 खंड में विभाजित होता है, तो ये अपने ही तरह 3 नए नए जीव को बनाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 भाग में विभाजित हुआ तो ये फिर से 2 स्पाइरोगाइरा को बनाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है खंडन प्रक्रिया। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव खंड में परिवर्तित होकर यानी 2 टुकड़ों या 3 टुकड़ों में परिवर्तित होकर पुनः पहले ही जैसे जीव की उत्पत्ति करे, उसे हम कहते हैं खंडन प्रक्रिया। इसका उदाहरण स्पाइरोगाइरा। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है कि खंडन विधि द्वारा जन्म करने वाले जीव का नाम बताएं, तो वो होगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा ऐसा जीव है जो खंडन विधि के द्वारा जन्म करता है। अगला पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है? पुनर्जनन इसको कहा जाता है पुनरुद्भवन भी। कहीं कहीं पे ये पुनरुद्भवन भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पुनर्जनन पुनरुद्भवन दोनों एक ही चीज हैं। तो इसमें क्या होता है पुनर्जनन में कि किसी जीव को अगर खंड में विभाजित किया जाए यानी टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया जाए, तो वो टुकड़ा फिर से नए जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे कि ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को अगर 3 भाग में विभाजित कर दिया जाए तो हर एक टुकड़ा पहले जैसे प्लेनेरिया बनाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है पुनर्जन्म, यानी फिर से इसका जन्म होगा ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पुनर्जन्म। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा में भी इसको हम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुकुलन में भी हाइड्रा होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। मुकुलन क्या होता है बताएंगे। पुनर्जन्म क्या है कि अगर टुकड़े विभाजित कर रहे हैं और वो फिर से अपने पहले जीव की तरह संरचना बनाता है, उसको कहते हैं पुनर्जन्म। लेकिन हाइड्रा में क्या प्रक्रिया है कि हाइड्रा का अगर कोई भाग टूटता है, जैसे ये हाइड्रा का मुकुल है, अगर ये टूट कर भूमि पर गिरता है तो ये फिर से एक नए हाइड्रा की उत्पत्ति करता है, फिर से एक नए हाइड्रा की उत्पत्ति करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक पुनर्जन्म का उदाहरण है और प्लेनेरिया का उदाहरण है ही। अगला टॉपिक है मुकुलन। मुकुलन एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसके द्वारा जीवों में जन्म होता है। इसमें क्या होता है, ये क्या है नोट कीजिएगा। जन्म की इस विधि में एकल कोशिकीय जीवों में कोशिका के नियमित कोशिका विभाजन के कारण, यानी इसमें अगर नियमित रूप से कोशिका विभाजन होता है तो शरीर के स्थान पर एक मुकुल या उभार निकल जाता है। जैसे कि किसी के शरीर पर एक मुकुल या उभार निकल गया, जैसे कि आप देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को जिसकी 6 उंगलियां होती होंगी, तो वो होता है नियमित कोशिका विभाजन के कारण। यदि नियमित कोशिका विभाजन हो रहा है तो शरीर में से उभार निकलता है जिसको हम लोग मुकुल कहते हैं। तो यही नियमित कोशिका विभाजन के कारण शरीर में से मुकुल निकल जाता है या प्रवर्ध निकल जाता है, जो क्या होता है धीरे धीरे विभाजित होते होते एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। हाइड्रा एक जीव है, ईस्ट भी एक एकल कोशिकीय जीव है, जिसमें मुकुल निकलने के कारण वो धीरे धीरे वृद्धि कर एक नए जीव में पहले जैसे मुकुल की तरह परिवर्तित हो जाता है, जिस विधि को हम लोग कहते हैं मुकुलन। ठीक है, चलो अभी तक हमने अलैंगिक जन के विषय में पढ़ रहे थे। आगे भी अभी अलैंगिक जन के कुछ और उदाहरण बाकी हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन। ये भी एक अलैंगिक जनन है, जिसमें क्या होता है पहले इसकी परिभाषा से देखेंगे फिर समझेंगे क्या होता है। जनन की इस विधि में पौधों के जड़, तना तथा पत्तियां, जनन की इस विधि में पौधों के जड़, तना तथा पत्तियां जैसे भाग उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पौधों का जड़, तना और पत्तियां, पौधों में जो जड़ होती हैं, तना होती है और पत्तियां होती हैं, वो इस परिस्थिति में विकसित होकर नए जीव बनाती हैं। यह जनन विधि कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इस जनन विधि को हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। देखिए, जैसे कि पलतन, कलम अथवा रोपण। ठीक है,
जैसे कि आप गुलाब का फूल लगाते हैं कलम करके, रोपण करते हैं जैसे गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक है। ये सब क्या है? सब कायिक प्रवर्धन का तकनीक है। यानी इसमें क्या किया जाता है? किसी का जड़ काट के लगाया जाता है, किसी का तना काट के लगाया जाता है, किसी का पत्ती काट के लगाया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। इसका उपयोग कृषि में करते हैं, जैसे गन्ना लगाने में, गुलाब तथा अंगूर, ये सब में क्या किया जाता है? कायिक प्रवर्धन का ही तकनीक है। यानी इसमें पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां यानी कायिक भाग को ही काटकर नए पौधे उगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्रायोफिलम की पत्तियां की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अब ये ब्रायोफिलम को क्या होता है? ये ब्रायोफाइटा समूह का एक पत्ती होता है जो अपने ही तरह जीव को तेजी से बनाता है। इसका उदाहरण देखिएगा, इसमें क्या होता है ये समझेंगे। ये है ब्रायोफिलम का पत्ती। क्या है ये? ब्रायोफिलम का पत्ता है जिसमें कुछ कलिकाएं यानी मुकुल, जो पहले बताया था मुकुलन में, कुछ कलिकाएं इसी के भाग से निकलती हैं और टूटकर जब मृदा में गिरती हैं तो यही कलिकाएं, ये जो कलिकाएं हैं, यही कलिकाएं फिर से एक ब्रायोफिलम की पत्ती बनाती हैं। तो ये भी क्या है? ये भी कायिक प्रवर्धन का एक तकनीक है। अगला है उत्तक संवर्धन। ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें क्या है? इसको देखिए, समझते हैं। इस तकनीक में पौधों के उत्तक अथवा कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको 9वीं कक्षा में जाना होगा ना, मतलब जाना होगा ये नहीं, आपको 9वीं कक्षा के कुछ चीज को जानना होगा। वर्धमान किसको कहते हैं? जैसे कि ये पौधा है, क्या है? ये पौधा है, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम कहेंगे वर्धमान। यहाँ पे होता है विभोज्योतक। विभोज्योतक 9वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे। विभोज्योतक का काम होता है कोशिका की लंबाई को बढ़ाना और पौधे की लंबाई को बढ़ाना। तो इससे क्या होता है? जब कोई ऐसा पौधा जो विलुप्त होने की कगार पे हो, उस पौधों को उत्तक संवर्धन की सहायता से फिर से उगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उस पौधे का जो विलुप्त होने की अवस्था में हो, उसकी कायिक भाग यानी वर्धमान भाग, सबसे ऊपर वाले भाग को काट कर एक कृत्रिम पोषक माध्यम, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, उसी तरह से कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिका विभाजन होता है और वो पौधे फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। अगला टॉपिक है उत्तक संवर्धन। ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है इसी को समझेंगे। इस तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान कहने का मतलब कि जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है उससे में पृथक कर यानी अलग कर नए पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो पौधे के जो सबसे ऊपर यानी श्रीहस्त विभोज्योतक उत्तक पाया जाता है, इसको पौधे से अलग करके, ऐसा क्यों अलग किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जो पौधे विलुप्त होने की अवस्था में हो, उनको फिर से प्रकृति में बनाया जा सके। तो ये एक उत्तक संवर्धन जो है, ये एक माध्यम है जिसके द्वारा पौधों को फिर से बनाया जाता है। इसको एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखकर उनकी कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, यानी पौधे के सिंहस्त्र में यानी सबसे ऊपर में जो विभोज्योतक पाए जाते हैं, उसको कृत्रिम माध्यम में रख के विभाजन कराया जाता है, जिससे नए पौधे आ जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस BBI है, हमेशा आ जाता है लगभग, तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसको एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं।
कि मान लीजिए ये एक पौधा है जो अब विलुप्त होने की स्थिति पर है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है, उसी तरह से इसके जो वर्धमान भाग में, वर्धमान करने का तात्पर्य जो सबसे ऊपरी भाग में होते हैं, उस कोशिकाओं को वहां से पृथक कर अलग करके एक कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है, जिससे इनकी कोशिकाएं विभाजित हों और इस पौधे को फिर से उगाया जा सके। इसीलिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम उत्तक संवर्धन के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है आपका बीजाणु समासंध। ठीक है, आपको देखने से बीजाणु, बीजाणु किसे कहते हैं? बीज। तो ये उसी से रिलेटेड है, कुछ उसके विषय में जानते हैं। प्लवक जैसे जीवों में बीजाणुओं के गुच्छ यानी बीजाणुधानी, बीजाणुधानी किसको कहते हैं? जिसमें बीजाणु रहेगा उसको कहा जाता है बीजाणुधानी। यानी यदि इसमें बीजाणु है तो इसको हम कहेंगे बीजाणुधानी। बीजाणुधानी से नए कोशिकाओं के विकसित होने से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे हम बीजाणु समासंध कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये राइजोपस, राइजोपस का एक पौधे का एक प्रजाति है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीजाणुधानी है, इसमें कई बीज होते हैं जो फटने के पश्चात भूमि पर गिरते हैं और अपने ही जैसे राइजोपस पौधे को फिर से उगा देते हैं। यानी बीज के द्वारा नए पौधे फिर से उग जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बीजाणु समासंध। बात है समझ में? चलिए अच्छा है। अब नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, जिसमें उसके उदाहरण थे जैसे कि कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंध, मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन और मुकुलन, ये सब चीजें। तो वो उसके बाद आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है पहले मैं आपको इंट्रो में समझा चुका था। अब फिर से इसके डिस्क्रिप्शन, किस तरह से इसकी परिभाषा को लिखेंगे और क्या होता है ये जानेंगे। जनन की इस विधि में नई संतति, नई संतति करने का मतलब नया संतान, संतति डेट मीन्स संतान, नई संतति उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा दोनों लिंगों की जरूरत होती है। ठीक है, नर और मादा दोनों लिंगों यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों की जरूरत होती है। तो इसको आमतौर पर कह सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी नर और मादा लिंगों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आगे, इस जनन क्रिया में नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक अंडाणु शामिल होते हैं। इस जनन प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु शामिल होते हैं। गतिशील जनन कोशिका नर युग्मक जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है वो होता है नर युग्मक यानी शुक्राणु, जिसको शुक्राणु कहते हैं। और जो स्थिर जनन कोशिका होता है वो होता है अंडाणु, यानी ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं ना। और जो शुक्राणु होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, इसलिए इसे गतिशील जनन कोशिका कहते हैं। किसको? नर युग्मक को। तथा स्थिर जनन कोशिका कहते हैं किसको? मादा युग्मक को। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी चीज नहीं समझ में आया हो उसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पुष्पी पौधों में जनन यानी पौधों में कैसे जनन होता है और मानव में जनन कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आते हैं बहुत जल्द।